फ्रेंड्स, आज की कहानी है मजबूरी भाग 8। पिछले भाग में आपने पढ़ा शॉपिंग करने के बाद सब बाहर खाना खाकर घर आ गए और अपने अपने कमरे में चले गए, पर कोई था जिसको नींद आने का नाम ही नहीं ले रही थी और वो था वैभव। अब आगे। हाँ, आज फिर से वैभव को उस दिन की याद आ गई जब वो और पूजा घर पर अकेले थे और भीगा हुआ पूजा का बदन वैभव के शरीर में हलचल पैदा कर रहा था। उसने सोचा क्यों न एक बार अकेले में पूजा से मिलकर बात करूं, क्योंकि जब से मैंने शादी का फैसला सुनाया है तब से उसे कोई बात भी नहीं हो पाई है, और हो भी कैसे। वो सारा दिन किचन में घुसी रहती है और बाकी का समय माँ की नज़र हम दोनों पर रहती है। पर आज अच्छा समय है, माँ और छोटी सो गए होंगे अब तक, तो मैं पूजा के रूम में ही चला जाता हूँ उससे बात करने के लिए। पर वहाँ तो दादी भी होगी उनके सामने। नहीं, बहुत अजीब लगेगा। पूजा के पास तो फ़ोन भी नहीं है, उसको कॉल करके अपने ही रूम में बुला लूँ। अब क्या करूँ? पूजा से मिलने के लिए बेताब वैभव अब हजार बहाने ढूंढने लगा, पर उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर उसे बाहर से पायल के छन छन की आवाज़ सुनाई दी, जो उसके ही कमरे के बाहर से आ रही थी। ये आवाज़ धीरे धीरे और पास होती गई वैभव के। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके पास आ रहा हो। इतनी रात को जब वैभव से रहा न गया तो उसने जाकर दरवाज़ा खोल दिया और सामने देखा तो पूजा खड़ी थी। वही मासूम सा चेहरा, आंखों में डर और खूबसूरती का बदन। वैभव को तो जैसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस पूजा से वो मिलने के बहाने सोच रहा था वो खुद उसके सामने खड़ी थी। उसने मन में सोचा, शायद आज भगवान भी मुझ पर मेहरबान हैं जो उन्होंने मेरे दिल की बात सुन ली। वैभव ने तुरंत ही पूजा का हाथ पकड़कर उसे अंदर की ओर किया, जिससे उसकी माँ या बहन देख ना पाए, और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। पूजा सहमी सी एक किनारे खड़ी हुई थी कि तभी पीछे से आकर वैभव ने उसे पकड़ लिया। पूजा कुछ कह पाती कि वैभव ने उसके मुंह पर अपना हाथ रख लिया और कहा, बहुत दिनों बाद हम ऐसे दोबारा से करीब आए हैं। उस दिन तो मेरा हाथ छुड़ाकर भाग गई थी, पर आज तुम मुझसे नहीं बच सकती हो। और फिर वैभव ने उसके गालों को चूम लिया। पूजा भी वैभव को दिल ही दिल में अपना सब कुछ मान चुकी थी, इसलिए वैभव का उसे यूं छेड़ना उसे बहुत अच्छा लग रहा था। वैभव का स्पर्श उसे जैसे इस दुनिया के दर्द को भुला देता था। कुछ समय साथ में यूं ही बिताने के बाद अचानक से पूजा को शीला का ख्याल आया और उसने वैभव को पीछे की ओर धक्का दे दिया। वैभव ने आश्चर्य से पूछा, क्या हुआ पूजा, तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या? पूजा ने कहा, सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, पर अचानक से मुझे कुछ याद आ गया और गलती से मुझसे ये हो गया। और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वैभव हंसते हुए बोला, अरे ठीक है बाबा, तुम अब रोना बंद करो। हर बात पर यूं ही रोना अच्छी बात नहीं है, ये कमज़ोर लोगों की निशानी होती है। कोई बात नहीं, अगर तुमने मुझे जानबूझकर भी धक्का दिया होता तो भी मैं तुम्हें कुछ नहीं कहता। पर अब ये बताओ, ऐसी क्या बात है जिसने तुम्हें मुझसे दूर कर दिया? तब पूजा ने कहा, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। वैभव ने उसकी जुल्फ़ों को सहलाते हुए कहा, हाँ कहो, क्या कहना है? तब पूजा ने कहा, आप ये शादी किसी मजबूरी में तो नहीं कर रहे ना? तब वैभव ने पूजा का हाथ थामा और कहा, बस इतनी सी बात, तो तुम मेरे कुछ सवालों का जवाब दो। क्या तुमने कभी मेरा नाम किसी और लड़की के साथ सुना है? पूजा ने सिर नीचे कर लिया और नए में सिर हिला दिया। फिर वैभव ने कहा, आज तुम्हें इस घर में रहते हुए बहुत समय बीत चुका है, तो क्या तुमने मेरे कमरे में अपनी जगह किसी और को ऐसे हाथ में हाथ थामे देखा है? क्या तुमने कभी सुना है माँ के हर फैसले को सिर आंखों पे रखने वाला बेटा उल्टा उन्हें किसी फैसले के बारे में बताया हो? तब पूजा ने बिना कुछ सोचे समझे वैभव को अपनी बाहों में भर लिया। फिर वैभव ने कहा, मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया है, अब तुम्हारे सवाल के जवाब की बारी। तो मैं ये शादी किसी मजबूरी में नहीं बल्कि अपनी खुशी से कर रहा हूँ। अगर तुम्हें शादी से कोई समस्या न हो तो। पूजा ने एक प्यारी सी स्माइल देकर अपना सिर नीचे कर लिया और वैभव ने एक बार फिर उसे अपनी बाहों में समेट लिया और दोनों एक दूसरे की बाहों में एक दूजे में ही खो गए। शीला, जो पूजा को एक आंख बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, वही अब उसकी आंखों के सामने 24 घंटे रहने वाली थी, और ये शीला को बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। इसलिए वो अब वैभव के सामने दिखावा नहीं कर सकती थी और सोचा,
अब एक आखिरी दाव खेलना पड़ेगा और उसके बाद सब खत्म। और अपनी चाल को अंजाम देने के लिए शीला को चाहिए था तो बस एक मौका, और वो भी उसे जल्द ही मिल गया। तो धीरे धीरे घर पर शादी का माहौल छा चुका था। सब खुश थे सिवाय शीला के। उसे तो बस तलाश थी मौके की, और उसे वो भी मिल गया। शादी के ठीक एक दिन पहले ही वैभव को अपने काम के सिलसिले से शहर से बाहर जाना पड़ गया, इसलिए उसने अपनी सारी जिम्मेदारी माँ को सौंप दी और शहर की तरफ रवाना हो गया। और इधर शीला को जो चाहिए था वो खुद सामने से चलकर उसके हाथ में आ गया। अब बारी थी तो शीला की अगली चाल की। शीला ने सोचा कुछ ऐसा करना है जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, मतलब कि पूजा इस घर से दफ़ा भी हो जाए और मुझ पर कोई इल्ज़ाम भी ना आए। इसलिए उसने शादी की खुशी का झूठा दिखावा पूजा के सामने भी चालू रखा। वैभव काम से शहर गया हुआ था, इसकी खबर पूजा को नहीं थी और न ही शीला ने उसे ये बात पता चलने दी। शीला ने सोचा मैंने हज़ारों कोशिशें कर ली इस लड़की को घर से बाहर निकाल फेंकने की, पर ये लड़की घर से बाहर जाने की जगह और घर में घुसी चली आ रही है। इसलिए इसे अब घर से बाहर नहीं बल्कि इस दुनिया से ही बाहर करना पड़ेगा। इसलिए उसने घर पर ही सांप से कटवाकर पूजा को मारने का फैसला किया, क्योंकि अगर कुछ और किया तो सवाल उठ सकते हैं कि ऐसा कैसे हो गया। लेकिन अगर सांप ने काटा तो इसे अनहोनी का नाम देकर टाला जा सकता है। इसलिए अब ये कहावत ही मेरा काम करेगी, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। और मन ही मन अपनी तरकीब पर गुमान करने लगी। इसलिए उसने मौके का फ़ायदा उठाते हुए जल्दी ही आसपास के किसी सपेरे वाले का नंबर लिया और उसे सांप लेकर घर आने को कहा। अब दिक्कत ये थी शीला के सामने घर पर सिर्फ पूजा ही नहीं, उसकी बेटी और दादी और तो और वो खुद भी थी। और सांप थोड़ी ना कोई इंसान है जिसे ये कहकर छोड़ दिया जाए कि उसे सिर्फ पूजा को ही काटना है, बाकी सबको छोड़ दे, वो तो किसी को भी काट सकता है, खुद शीला को भी। इसलिए शीला ने कहा इस चाल को अंजाम देने के लिए एक और चाल को चलना पड़ेगा। उसने सोचा कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे सब घर वाले घर के बाहर रहे और पूजा घर पर ही हो। और जैसे ही काम हो जाएगा तो सपेरे को सांप के साथ घर से रफा दफा कर दूंगी, और जब घर सुरक्षित हो जाएगा तब पूरे परिवार के साथ घर वापस आ जाऊंगी। शीला ने इस चाल को खुद तक रखना ही ज़रूरी समझा, क्योंकि इसकी खबर उसकी बेटी को भी पता चल जाती तो उसकी नज़रों में गिर जाती। इसलिए उसने ये काम अकेले ही करने का फैसला लिया। अब सब कुछ शीला के प्लान के हिसाब से ही चल रहा था। सांप का भी इंतजाम हो चुका था, बस देर थी तो घर से दूर जाने की। पर ऐसा कैसे मुमकिन था सब घर से बाहर हो और पूजा बस घर पर रुक जाए। चाहे तो शीला पूजा को डांटकर भी ये काम कर सकती थी और उसे कोई रोक भी नहीं सकता था। पर शीला अगर ऐसा करती तो जो पूजा के साथ होने वाला था उसका पूरा शक फिर शीला पर ही जाता, और वो ये करके अपने बच्चों की नज़रों में गिरना नहीं चाहती थी, खासकर अपने बेटे की नज़र में, क्योंकि वो ये बात अच्छे से जानती थी उसका बेटा उस पर आंख बंद करके भरोसा करता है। अगर उसे इस बात की भनक भी हुई तो मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। इसलिए इसकी खबर तो दीवारों को भी नहीं होनी चाहिए। बहुत सोचने के बाद शीला को एक तरकीब आई, क्यों ना पूरे घर वालों को मंदिर के लिए ले जाऊं। कह दूंगी मेरी मन्नत थी कि जब वैभव की शादी हो तो मैं मंदिर जाकर पूरे परिवार के साथ पूजा करूंगी। और पूजा तो दुल्हन है, वो कैसे अभी जा सकती है, वो तो अभी इस घर की बड़ी बहू बनी नहीं है और न ही अब कभी बन पाएगी। तो जब शीला ने घर वालों को बाहर ले जाने का बहाना ढूंढ लिया तो बारी थी अब इस साजिश को अंजाम देने की। शीला ने तुरंत ही जाकर ये बात वैभव को फ़ोन करके बता दी, और वैभव जो माँ की हर बात को पत्थर की लकीर समझता था उसे कोई शक भी नहीं हुआ, और उसने माँ की हाँ में हाँ मिला दी और कहा माँ मैं भी पूरी कोशिश करूँगा शाम तक घर आ जाऊँ। अब शीला के लिए बहाना छोटी दादी और पूजा को समझाना बहुत ही आसान था। तो फिर सब मंदिर जाने की तैयारी में लग गए, और इधर शीला ने भी सपेरे वाले को कॉल कर दिया था। तो बस फिर शीला को बहुत जल्दी थी अपने घर वालों को बाहर ले जाने की। इधर शीला की इस जानलेवा साजिश से अनजान पूजा अपने और वैभव के ख्यालों में खोई हुई थी। उसे ये सब सपने जैसा लग रहा था, पर कहीं ना कहीं उसका मन घबरा भी रहा था। ना जाने क्यों उसे शीला पर भरोसा नहीं हो रहा था कि वो शादी को इतनी आसानी से अपना लेगी, पर वैभव के वादे पर उसे पूरा भरोसा था
इसलिए शीला के छलावे में पूजा को भी कोई शक नहीं हुआ। फिर शादी वाली बात थी, ऊपर से मंदिर जाकर पूजा करने की बात थी, तो दादी और छोटी को भी इसमें शीला की कोई चाल नहीं समझ आई और दोनों ही शीला के बताए हुए टाइम पर रेडी हो गए। पर छोटी को थोड़ा रेडी होने में टाइम लग रहा था, पर शीला थी उसे उतनी ही जल्दी थी, इसलिए उसने जैसे तैसे करके दादी और छोटी को घर से लेकर मंदिर की ओर रवाना हो गई। इधर सपेरे ने भी अपना काम कर दिया, सांप को ले जाकर किचन की खिड़की पर छोड़ दिया, क्योंकि शीला ने उसे पहले ही समझा दिया था कि वो किचन की खिड़की खोलकर जाएगी, क्योंकि वहाँ से पूजा का कमरा पास पड़ता है, तो सांप शायद पहले ही पूजा के कमरे में चला जाए। इधर दादी, छोटी और शीला घर के पास वाले मंदिर पर पहुंच गई और दर्शन के लिए सीढ़ी चढ़कर ऊपर की ओर जाने लगे। तभी छोटी को अचानक से अपने फ़ोन का ख्याल आया। वो अपने फ़ोन को अपने पर्स में चेक करने लगी, जहां पर उसका फ़ोन नहीं था। फिर उसे अचानक से याद आया, जब वो फ़ोन से फ़ोटो ले रही थी तो उसने जल्दी जल्दी में फ़ोन को होल में रख दिया था और वो वहाँ से वापस उठाना भूल गई। अब आज की जनरेशन खाने के बिना रह सकती है, पर फ़ोन के बिना नहीं, एक सेकंड भी नहीं। तो बस फिर क्या था, छोटी को भी अपने फ़ोन की तलब लगने लगी और उसने सोचा अगर माँ को बताया तो माँ पूजा के लिए देर हो जाएगी, ये बोलकर जाने नहीं देगी। और वैसे भी घर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, जब ये लोग पूजा के काम में व्यस्त हो जाएंगी तब मैं मौका निकालकर जल्दी घर जाकर अपना फ़ोन ले आऊँगी और माँ को पता भी नहीं चलेगा, वरना अगर माँ को बता दिया तो 100 बातें सुना डालेगी और मैं कोई पूजा तो नहीं हूँ जो माँ की खरी खोटी सुनूं। मैं भी पलट कर 2-4 बातें कह दूंगी तो फिर मुंह फुलाकर पूरे घर में घूमेंगी और फालतू में भैया से मेरी शिकायत कर देंगी और वो भी माँ के भक्त बिना सोचे समझे मुझ पर ही बरस पड़ेंगे। इधर पूजा सोचती है जब तक घर पर कोई नहीं है तो मैं घर के काम ही निपटा देती हूँ, शाम के लिए कुछ अच्छा खाना बनाने की तैयारी कर देती हूँ, शायद वैभव की माँ की नफ़रत मेरे लिए कम हो जाए। इधर सांप ने भी अपनी एंट्री ले ली होती है और वो किचन से निकलने ही वाला होता है कि पूजा के कमरे में पूजा के मौजूद होने की वजह से बहुत शोर होता है। इसलिए सांप ने आहट को सुनकर पूजा के कमरे की जगह बाहर हॉल की तरफ अपना रास्ता बदल लिया और पूजा अपना कमरा छोड़कर किचन में आकर शाम के खाने की तैयारी में लग गई। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।